स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए डी फार्मा यानी ग्रुप E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आज की क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इनके आगे के एग्ज़ाम में भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो इसके लिए हमने एक पिछली वीडियो भी अपलोड करी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम कम से कम 25 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इसको 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित यानी जिसके अंतर्गत वनस्पति संवर्धन का अध्ययन करा जाता है, उस विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन करा जाता है? किसका अध्ययन करा जाता है? शैवालों का। तो शैवालों का जो अध्ययन करा जाता है वनस्पति विज्ञान की, वो शाखा जो है वो है फाइकोलॉजी। इस शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि फाइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम विज्ञान के वनस्पति विज्ञान के किस पार्ट के या फिर किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो आप कहेंगे सर शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे और आपको जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? दोस्तों, ये सभी आपकी विज्ञान की शाखाएं हैं और ये सब आपकी शाखाओं से कम 8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, सिल्वीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सिल्वीकल्चर जो है इसमें अंतर्गत हम वनों के विकासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वन के विकास का अध्ययन करते हैं किसमें? सिल्वीकल्चर में। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बताइए? तो ये भी एक विज्ञान का शाखा है और स्पर्मोलॉजी में हम बीज का यानी पौधों के बीजों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप ये सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इस पूरी वीडियो से आपके कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन आता है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? क्या आपने इसका नाम कभी पिछले सुना था? एग्रोस्टोलॉजी। दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घासों का, जो आपके घास नहीं होते हैं, ठीक है, घासों का अध्ययन जो करते हैं वो करते हैं हम आपको एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका एस्ट्रियोलॉजी नहीं है बल्कि एग्रोस्टोलॉजी है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पीडोलॉजी, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। पीडोलॉजी के अध्ययन हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पीडोलॉजी के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि यानी ज़मीन का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी वनस्पति विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता एवं उसकी विभिन्नता के बारे में जानकारी देते हैं या फिर प्राप्त करते हैं? तो वो आपकी जो शाखा है वो है वार्गिकी। ठीक है, वार्गिकी। ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या आपको इसका प्रश्न का आंसर आता है? अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हमने आपको इसका आंसर कई बार बता रखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका होगा कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी ऐसा कौन सा विज्ञान का शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों को उनका नाम देते हैं? तो वो शाखा जो है वो कहलाता है आपका अनुवांशिकी। इसी के अंतर्गत हम पौधों को यानी कौन सा पौधा का क्या नाम होगा ये निर्धारित करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी को पता होगा। फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों का यानी फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं? तो वो शाखा है आपका क्या है? पामोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे पामोलॉजी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकण का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम परागकण का अध्ययन करते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि संसार में पौधे को
वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पौधों को जो हम वितरण करते हैं, ये इस संग का पौधा है, इस प्रकार का पौधा है, ठीक है, इसकी पत्तियां लंबी हैं, इसकी पत्तियां चौड़ी हैं, छोटी पत्तियों वाले पौधे हैं, तो इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है ना। तो ये जो विभाजन है वो क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत हम संसार में जितने भी पौधे हैं उनके वितरण का अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी बातें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो फाइटोजियोग्राफी, ये प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसे स्पीड पर ही सही, ठीक है, उसे 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कभी सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर एक प्रश्न याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न उसी प्रकार है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो वो कहलाता है आपका क्या? ऑलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर। तो ऑलेरीकल्चर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहता है आपका है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी तक प्रीवियस ईयर में एक बार ही पूछा गया है, तो इसके रिपीट होने के चांस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सजावटी वृक्ष आप जानते हैं, जैसे कि अशोक का पेड़ होता है, इसको हम सजावट के रूप में यूज करते हैं, तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन का क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है क्या? आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों इसमें आपको ये भी याद रखना है सजावटी वृक्ष जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बता देंगे कि इसमें सजावटी वृक्ष कौन कौन से हैं। तो जो अगर नहीं होगा उसमें वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि कौन कौन से सजावटी वृक्ष होते हैं तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से सजावटी वृक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपका अगला जो प्रश्न है वो है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? यानी ऐसी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके बारे में तो हमें पता है, शारीरिकी। ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, तो शारीरिकी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों विज्ञान की शाखाओं से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो विज्ञान की शाखाओं के लिए ना बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको शाखाओं यानी विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट शाखाएं हैं, ये नहीं कि आपको सभी के सभी पढ़ने हैं। ऐसे तो जो विज्ञान की हैं वो बहुत सारी शाखाएं हैं, तो आपको सभी पढ़ने में बहुत समय भी लग जाएगा और आपको याद भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वीडियो के, ठीक है, वहाँ पर आपको विज्ञान की शाखाएं नाम से एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, एक पूरा लेक्चर हो जाएगी, और वो आप देख लेंगे ना तो उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं विज्ञान की वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पर देखने को, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार माइकोलॉजी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो कवक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एग्रोफोरेस्ट्री से आप क्या समझते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री से आप क्या तात्पर्य है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। समझ रहे हैं? एग्रोफोरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री देख रहे हैं आप, फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, तो ये जंगल संबंधित है, यानी जो जंगल है ना उसमें वृक्ष लगाना, ठीक है, तो यही आपका कहलाता है क्या? एग्रोफोरेस्ट्री, ठीक है। कृषि के साथ साथ इसमें आपके जो भूमि है उसमें 12 मास यानी 12 मास में यानी 12 महीने जो वृक्ष रहते हैं, ठीक है, उसमें पत्ते लगते हैं, तो वो जो वृक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं 12मासी। तो वृक्ष लगाना जो होता है इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण यानी उसका अलग करना एवं संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो जो शाखा है उसे हम कहते हैं इथेनोबॉटनी। क्या कहते हैं? इथेनोबॉटनी। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके नाम से स्पष्ट है, क्या है यहाँ पे? सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी इतने सूक्ष्म जिसको कि हम क्या कहते हैं,
सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम नग्न आँखों से अपने इसके नहीं देख पा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को देखना है तो उसके लिए हमें कोई एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी इसके नाम से स्पष्ट है। माइक्रोबायोलॉजी यानी इसमें माइक्रोन में जो भी आपके सूक्ष्म जीव आते हैं ना, उसको हम देख सकते हैं। माइक्रो यानी माइक्रोन समझिए आप। तो माइक्रोबायोलॉजी इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन भी याद हो गया होगा, ठीक है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? देखिए, सजीव जो होते हैं, जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं, पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो देखिए, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो अध्ययन कराया जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, उम्मीद है आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार रिविजन कर लेंगे ना, तो आपको जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको करा रहा हूँ, आपको सभी अच्छे से याद हो जाएंगे। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? फल, सब्जियां जो आती हैं तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो आता है आपका हार्टिकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हार्टिकल्चर अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो वो आपका कहलाता है रेडिएशन बायोलॉजी। क्या है? रेडिएशन बायोलॉजी। यहाँ पे अगर आपका विकिरण आया हुआ है ना, तो विकिरण जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे रेडिएशन तो एब्सोल्युटली आ ही जाता है। तो यहाँ पे रेडिएशन बायोलॉजी, ओके। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो बार बार मैंने बता रखा है आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। यहाँ पे जे मेंडल होना चाहिए, तो यहाँ पे जे मेंडल, ठीक है, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अनुवांशिकी का पिता या फिर अनुवांशिकी का इन्होंने खोज करा हुआ था। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाते हैं? यानी पादप क्रिया विज्ञान के पितामह यानी उसके खोजकर्ता आप कह सकते हैं, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। किसको कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले मैंने बताया ये भी कि जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इनके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आने वाले नए जो आपके एग्जाम होते हैं, इनमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपके 100% क्वेश्चन में से 50% जो है वो रिपीट किया जाएंगे, लेकिन फिर भी 10 to 15% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? बताइए, पादप रोग जो है इसके विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है आपके ए.जे. बटलर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है आपके ए.जे. बटलर, ठीक है। आपको केवल बटलर याद रखना है और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? कवक जानते हैं आप, है ना, जो फफूंद हो जाता है, ठीक है। रोटी अगर आप बहुत लंबे समय तक रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक फफूंदा सफ़ेद पदार्थ लग जाता है, उसी को बोलते हैं कवक, ओके। हाँ, फफूंदी होता है वो। और कवक जो आपने कवक अपने नॉर्मल जैसे कि अपने घरों में जहाँ पर लगातार पानी गिरता रहता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ जो कवक होते हैं वहाँ पे आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रोटी मैंने बताया एग्जाम्पल में, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कवक में पोषण जो किस प्रकार होता है? तो वो होता है आपका अवशोषण द्वारा। तो याद रखिएगा, अवशोषण। अगला प्रश्न है, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के हैं? तो जेलीफिश ये एक मछली है, हाइड्रा ये किस वर्ग के हैं? तो ये सब आपके मेटाजोआ संघ के आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, आप जानते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति यानी उसकी दीवार, यानी अगर कोई ये आपका बॉडी का पार्ट है, कोई एक कोशिका है, तो ये कोशिका का जो ये बाहरी पार्ट हुआ ना, ये बाहरी भाग हुआ, ये जो भाग हुआ जो कि कोशिका को एक प्रकार से बांधे रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो बाहरी दीवार होता है ना, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। आप जानते होंगे कि भित्ति जो होता है, भित्ति यानी इसको हिंदी में हम दीवार भी कहते हैं। दीवार का पर्यायवाची एक तरह से हो सकता है। तो भित्ति यानी दीवार, यानी इसका बाहरी आवरण। तो इसका जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है? कवक के लिए। तो वो बना होता है आपका काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, इनकी जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? तो वहाँ पर आप कहेंगे सर वो जो बना होता है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर आप किसी पेड़ पौधे को बीच में काट देते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है वो नीचे गिरने लगता है,
ठीक है, तो वो सेलुलेज ही होता है। तो याद रखिएगा सेलुलोज इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे कोशिका के लिए पूछा गया है, कोशिका की भित्ति कवक के लिए तो वो होता है आपका काइटिन की बनी होती है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? तो ये सभी आपके मोनेरा संघ में रखे गए हैं, मोनेरा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मोनेरा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, ऐसे पौधे जो कि नमक युक्त भूमि में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपके हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइटोलॉजी जो है, यहाँ पे इसको अगर आप याद करना चाहें तो साइटोलॉजी इंग्लिश में आप CY लिखते हैं। ठीक है, तो CY, सी से आप कोशिका याद रखिएगा। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो अकबैक्टीरिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबैक्टीरिया जो है वो जीवित जीवाश्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। जीवाणुओं में DNA के अतिरिक्त कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है? जो जीवाणु होते हैं इनमें DNA के अतिरिक्त कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वो होता है आपका प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। तो यहाँ पे प्लाज्मिड, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को, क्या आपने पीला शैवाल देखा हुआ है? ठीक है, आपने जनरली देखा होगा जहाँ पर लगातार पानी वगैरह गिरता रहता है तो वहाँ पे हरा या फिर पीले रंग का एक पदार्थ जम जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फिसलन की समस्या पैदा कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है, तो वो पीले रंग का या फिर हरे रंग का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पीले के लिए, तो एक कोशिकी जो होता है सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डायटम। क्या बोलते हैं? डायटम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और हाँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी नहीं है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लास में बता रखा है। तो लैमार्क तथा टीवी रेनस ने किया है। ठीक है, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था इन्होंने। वनस्पति जगत का एम्बिफिया वर्ग किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो है इसको वनस्पति जगत का एम्बिफिया वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा का अन्य नाम क्या है? तो एम्बिफिया वर्ग, या फिर एम्बिफिया वर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर ब्रायोफाइटा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा वर्ग आपने अभी पढ़ा, एम्बिफिया वर्ग। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो उसका नाम है डासेनिया। क्या नाम है उसका? डासेनिया। डासेनिया जो है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? तो ये भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? फर्न ये एक प्रकार का पौधा होता है, तो फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा संघ का एक उदाहरण है। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बजरी रेत में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आप सेमोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेमोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि रेत में उगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में करा दिए हैं। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा और उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं अगर आपको ऑप्शनल करा जाएगा तो आप इसे केवल ऑप्शनल बेस्ड ही याद कर पाएंगे, ऐसे आप इसे याद नहीं करेंगे। इसलिए हमने इसको ऑप्शनल बेस्ड नहीं रखा हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आप ऑप्शन देखते ही इसका आंसर बता दें। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी डी फार्मेसी टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको आने वाली हर एक छोटी से बड़ी से नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।